गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है न्यूमेरिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर की थ्योरेटिकल पार्ट पूरा हो गया था। तो न्यूमेरिकल करने से पहले दो तीन चीज़ें कि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो उसको बहुत बच्चे जो है हर्डल मानते हैं, कठिन मानते हैं और अक्सर छोड़ देते हैं। जबकि न्यूमेरिकल में जो है ऐसा कुछ नहीं होता है। न्यूमेरिकल जो है वो आपके थ्योरेटिकल जो ज्ञान है उसको चेक करते हैं। अगर थ्योरेटिकली आपको चीज़ें समझ में आ गई है तो न्यूमेरिकल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और न्यूमेरिकल का मतलब क्या है, कुछ चीज़ें आपको दी हैं, कुछ पैरामीटर्स आपको दिए हैं और जो कनेक्टेड फार्मूला है वो आपको इस्तेमाल करना और जो पैरामीटर पूछ रहा है उसको बता देना निकाल के। तो इसमें जो है सबसे पहले आपने करना क्या है कि जो क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आ रहा है गिवन क्या है, वो गिवन अपने आप खुद लिखना है, फिर इसको देखना है। और उसके बाद जो फार्मूला आपको समझ में आ रहा है ये लगेगा तो उस फार्मूले की मदद से उस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले मैं फार्मूला रिवाइज कर दे रहा हूँ। सबसे पहला फार्मूला है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो ये क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज का है। ये उन प्रश्नों में यूज होगा कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं और आपको चार्ज निकालना होता है या चार्ज दिया होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र पूछे होते हैं। कूलम्ब्स लॉ निर्वात में अथवा वैक्यूम में, कूलम्ब्स लॉ मीडियम में, यहाँ K आ जाएगा परावैद्युतांक मीडियम का। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, एकांक आवेश पर लगने वाला, तो इससे फॉर्मूला आ जाएगा F इज इक्वल टू ई क्यू। फिर बिंदु आवेश के कारण, फिर द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, आवेश इंटू बीच की दूरी सदिश राशि होती है, कूलम्ब मीटर्स का मात्रक होता है। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये इस पर लगने वाला द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ से फिर गॉस थ्योरम आ गई। ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। और ये वाला केस, जो तीन केस हैं, किसके केस हैं, ये आपके खोखले गोले के, ये बाहर, ये सतह पर और ये अंदर। ये एक सीधी तार के कारण जिसमें एकांक लंबाई में कितना आवेश है, लैम्डा। और ये आपका आ जाता है एक समान आवेशित शीट के कारण, सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो सिग्मा है यहाँ पर वो क्या है, एकांक क्षेत्रफल में आवेश। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो ध्यान से सुनना मेरी बातों को, क्वेश्चंस को। जो पहला क्वेश्चन है इसमें मैंने थोड़ा टाइम की बचत के लिए थोड़ा सा लिख लिया है। पहला क्वेश्चन है, उसमें दो आवेश दिए हैं, Q1 Q2 दे रखा है। बीच की दूरी देखिए 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में ले लेंगे, एम्पियर सिस्टम में सब करेंगे। इस पर लगने वाला बल तो ये आप अपने आप कर सकते हो। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, Q1 दिया, Q2 दिया, R दिया, तो ये निकल जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में आप देखो Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है और F दे रखा है। इसमें मैंने बताया ना, इसमें भी 4 पैरामीटर है, इसमें भी 4 पैरामीटर हैं। 3 दिए, चौथा निकालना है। इसमें R दिया था, F निकालना था, इसमें F दिया है, R निकालना, वही सूत्र लगेगा। इस तरीके से आप निकाल देंगे तो ये आपका आ जाएगा। अच्छा, इसमें यहाँ पर एक बड़ा कंसेप्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्लियर होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि दो आवेशों के बीच में कितने बल कार्य करते हैं, तो कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें कि दो बल कार्य करेंगे, एक Q1 में एक Q2 में। ऐसा नहीं है, एक ही बल कार्य करेगा। वही बल Q1 पे लगेगा, वही बल किस में लगेगा, Q2 पे लगेगा। वो एक ही बल लगेगा आपका, दो नहीं होते इसमें। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है KE² अपॉन G MEMP। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान लगाना है, इसकी विमा निकालनी है। तो वैसे तो आप आवेश की विमा रख दो, K की रख दो, G की रख दो, ये बहुत लंबा बन जाएगा। कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो लेकिन हमको दिख रहा है यहाँ पर कि GM1 M2, तो ये गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन का जो है उसका अंश है। और KE² ये कूलम्ब के नियम का अंश है। तो इसका मतलब दोनों के अंश दिए हैं और हर में दोनों समान आते हैं, तो हमने R² से दोनों को डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ये तो ये इलेक्ट्रिकल मतलब वैद्युत बल बन गया, ये ग्रेविटेशनल बल, तो दोनों बल हैं, अतः इस पर कोई भी आवेश नहीं लगेगा आपका। ठीक, सॉरी, अतः इसकी कोई भी विमा नहीं होगी, सॉरी। अगला क्वेश्चन है आपका 1.4। तो 1.4 क्वेश्चन में वो कह रहा है कि कोई भी जो बॉडी होती है उसमें जो आवेश होता है वो क्या होता है। 1.4 में मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, लेकिन जब हम बड़ी मात्रा में लेते हैं तो उसको छोड़ देते हैं। तो पहले आप क्वांटिनाइजेशन समझाएंगे कि कोई भी आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। लेकिन जब बड़ा आवेश हो जाता है, आवेश की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर फिर हम क्वांटिनाइजेशन को कंसिडर नहीं करते हैं। करोड़ों इलेक्ट्रॉन एक संग चल रहे हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गिनोगे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश बहुत कम है, इसलिए जो हमारी इकाई है वो बहुत छोटी है। इसलिए जब बड़े आवेश होते हैं तो हम फिर क्वांटिनाइजेशन को कंसीडर नहीं करते हैं।
1.5 ये मैंने क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था कि आपने कांच की छड़ को जो है रेशम से रगड़ा और इस पर धनात्मक आवेश आ गया और इसमें ऋणात्मक, तो इसका मतलब है कि आवेश को हम उत्पन्न कर पा रहे हैं, जबकि आप कह रहे थे आवेश संरक्षण में कि आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तो उत्पन्न हो रहा है। तो ये कैसे है? तो आप इसमें कहेंगे कि भाई शुरू में जब रगड़ने से पहले कुल आवेश शून्य था, जितना कांच में धनात्मक आवेश आएगा उतना ही रेशम में कैसा आएगा, ऋणात्मक, तो बाद में भी कुल आवेश क्या रहेगा, शून्य। तो क्यू इनिशियल भी जीरो, क्यू फाइनल भी जीरो। तो यहाँ पर कहीं भी ऊर्जा आवेश संरक्षण का नियम का वायोलेशन नहीं हो रहा है, वो गलत नहीं हो रहा है। हम केवल एक आवेश को नहीं देखेंगे, हम दूसरे आवेश को भी देखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का आवेश का ऊर्जा संरक्षण का नियम गलत नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.6। ये क्वेश्चन थोड़ा समझ लेना बेटा। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है कि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें हमें दिया है कि एक वर्ग के चारों कोनों में 4 आवेश है, 2 माइक्रोकुलाम, -2 माइक्रोकुलाम, -5 माइक्रोकुलाम, -2 माइक्रोकुलाम, -5 माइक्रोकुलाम, और इसके केंद्र में 1 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा है। इस पर लगने वाला कुल बल बताना है हमें। तो इसमें हम किस तरीके से करते हैं? तो मैंने तुम्हें समझाया था कि भाई अगर आप सब्जी लेने जाओगे या कुछ लेने जाओगे, आपसे कोई पूछेगा भाई तुम्हारे बैग में कितना वजन है, या तुम्हारा स्कूल बैग में कितना वजन है कोई पूछेगा, तो तुम ये देखोगे कि मेरे बैग में 4 कॉपियाँ हैं, 3 किताब हैं, या कितनी बुक्स हैं, या कितनी कॉपी पहले देखोगे, फिर उनका अलग अलग वजन तुम्हें पता होना चाहिए और फिर उसको जोड़ दोगे। वही चीज़ यहाँ भी है भाई, यहाँ पर हमें बल निकालना है। तो हमें पता है 2 आवेशों में बीच में लगते हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5वां इस पर निकालना है। तो इस पर कौन कौन बल लगाएगा, ये चारों लगाएंगे। तो पहली चीज़ ये क्लियर होगी कि इस पर बल कितने लगेंगे, 4। तो फिर उनका अलग अलग मान निकाल लेंगे। तो जैसे हम पहले एफ इस पर निकाल रहे हैं ओ पर ए के कारण, तो हमको बीच की दूरी चाहिए। तो भुजा हमें 10 दी है, तो ये आपकी 10√2 हो जाएगी, और हमें इसका आधा चाहिए, तो 5√2 मीटर में बदल देंगे, 10⁻²। तो ए के कारण ओ पर 1/4 पाई ये मान रख लेंगे, तो ये आ गया 3.6 न्यूटन। जब ये 3.6 आ गया तो हमने थोड़ा फ़ायदा उठाया, हमने कहा ये भी 2 कुलाम है माइक्रोकुलाम, ये भी 2 माइक्रोकुलाम, दूरी भी वही है, तो जितना ए लगा रहा है उतना ही सी लगाएगा, क्योंकि आवेश के मान भी समान है, दूरी भी। तो हमने FCO भी वही लिख दिया। फिर हमने FBO निकाला, इसमें यहाँ 5 माइक्रोकुलाम, तो ये 9 न्यूटन आया, तो DO भी उतना हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हमारे पास चारों आ गए, अब अगर ये अदिश राशि होती, बल अगर अदिश राशि होती तो हम क्या करते, हम चारों को जोड़ देते। लेकिन ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो हम इसको जोड़ेंगे नहीं सीधे, हम दिशा देखेंगे। तो ये वाला माइनस का इस प्लस को अपनी ओर खींचेगा, ये माइनस वाला अपनी ओर खींचेगा, ये माइनस वाला अपनी ओर खींचेगा, ये अपनी ओर खींचेगा। तो चारों बलों की दिशाएं ये हैं। तो ये और ये बराबर है ना, विपरीत है, ये और ये बराबर है, विपरीत है। तो एक आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। निरस्त कर देंगे तो कुल बल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, ये है। उसके बाद आपका जो आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन 1.7। 1.7 जो क्वेश्चन है वो है आपका, स्थिर वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक सतत वक्र होती है, अर्थात एक दूसरे को अर्थात कोई क्षेत्र यकायक नहीं टूट सकती है। ये देख लीजिए, इसको कैसे करेंगे। वो कह रहा है, मैंने जैसे बोला कि भाई मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है, आप इसको ऐसे करेंगे, माना कि ये वैद्युत क्षेत्र है और ये यहाँ पर वैद्युत बल रेखा और टूट गई। कहाँ पे टूट गई, P पे टूट गई। तो यहाँ पर वैद्युत बल रेखा नहीं है, तो इसका मतलब E यहाँ पे कितना है, 0। और पहले क्या कहा हमने कि इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र है। अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे E 0, तो उल्टा हो गया ना दोनों बातें। तो इसका मतलब कि जो हमने यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये टूटी है, ये टूटेंगी नहीं, हमेशा कैसी होंगी, सतत होंगी। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो मैंने पहले बता दिया कि ये कभी भी एक दूसरे को आपस में काटती नहीं है। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1.8 कि 2 आवेश हैं, -3 माइक्रोकुलाम +3 माइक्रोकुलाम, 20 सेंटीमीटर की दूरी है, इनमें वैद्युत क्षेत्र निकालना मध्य बिंदु पर। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है जैसे पहले हमने बल वाला किया था। भाई यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, एक ये बनाएगा एक ये बनाएगा, तो दोनों के मान निकाल लो। ये E1 निकाल लिया, दूरी वही है, मान वही है, तो E2 भी उतना ही होगा। फिर क्या देख लेंगे, दिशा, जैसे द्विध्रुव में निकालते थे, तो प्लस से बाहर की ओर और माइनस से आवेश की ओर, तो दोनों की दिशा कैसी है, समान। तो कुल कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो उसका कितना कर देंगे, दुगना कर देंगे तो E1 का ये मान रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा इस तरीके से। अगला क्वेश्चन 1.9
कि दो आवेशों के कोऑर्डिनेट दिए हैं। अब मैथ्स वाले तो समझ जाएंगे, 0, 0, -15, 0, 0, +15। तो ऐसा नहीं कि जेड एक्सेस यही लेंगे, जेड एक्सेस आप ये भी ले सकते हो। तो नॉर्मली हॉरिजेंटल एक्सेस उसको ले लेना जिसके निर्देशांक दिए हैं हमें, जैसे दिए थे निर्देशांक। तो हमने दोनों आवेश यहाँ रख दिए, दोनों आवेश बराबर हैं, विपरीत हैं, तो ये द्विध्रुव हो गया। तो हमें इसका द्विध्रुव आघूर्ण पूछना है, बताना है। तो बस आपको केवल कोऑर्डिनेट से, भाई ये +15 में रखा है, ये -15 में रखा है, तो बीच की दूरी कितनी होगी, 30। तो आपका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, आवेश गुणा बीच की दूरी। तो ये गुणा कर देंगे तो इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर। अच्छा, उसके बाद ये प्रश्न बड़ा सरल है। देखो मैंने दिया है इसमें गिवन में, गिवन लिखना सबसे पहले। पी दिया है आपको, द्विध्रुव आघूर्ण दिया है, ई दिया है, और कितना कोण बना रहा है पी के बीच में, टाउ पूछा है। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, पी sin थीटा। आसानी से कर लेंगे। फिर 11वां क्वेश्चन, आपको आवेश दिया है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ये निकालना है। सबसे पहला फॉर्मूला आ जाएगा इसमें। तो Q = NE, N = Q/E। Q ये है और E इलेक्ट्रॉन का आवेश रख देंगे, 1.6 × 10⁻19। तो वो बता देगा कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। इसमें दूसरे पार्ट में ये पूछा कि क्या द्रव्यमान में भी अंतर पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, चाहे कितना भी कम हो, द्रव्यमान होता है। तो जिसमें जाएगा उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, जिससे जाएगा उसमें द्रव्यमान कम होगा। तो द्रव्यमान में भी फर्क पड़ेगा, और जिसमें जाएगा वो ऋण आवेशित, जिससे जाएगा वो धन आवेशित। तो इस तरीके से ये 11 क्वेश्चन हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां जो है आपको क्या दे रखा है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। दो गोले हैं जिनकी त्रिज्या बहुत छोटी सी है दूरी की तुलना में, तो उनको हम बिंदु आवेश मान लेंगे। उनको क्या मान लेंगे, बिंदु आवेश। ठीक है। और उनके आपको क्या दिया है, दोनों आवेश दिए हैं, बीच की दूरी दे रखी है। ठीक है। और हमको क्या निकालना है, बल निकालना है। तो सीधे सीधे निकल जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे। फिर यहाँ पर ये दे रखा है इसने कि अगर आवेश की मात्रा दुगनी कर दी जाए, तो पहले 6.5 थी, अब दुगनी कर देंगे तो 13। दूरी आधी कर दी जाए, तो पहले 50 थी, अब 25। तो नया बल कितना हो जाएगा, तो फिर से वही फॉर्मूला, लेकिन केवल इनको बदल देंगे। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, इसमें फिर समझने का है। 13वां क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा यहाँ पर एग्जाम्पल है कि जैसे हम कोई गर्म वस्तु है और ठंडी के संपर्क में लाते हैं, तो क्या होता है, तो हीट का फ्लो होता है। कहाँ से कहाँ को होता है, गर्म से ठंडे की ओर। तो ऐसे ही कोई आवेशित वस्तु है और कोई अनावेशित वस्तु है। तो आवेशित वस्तु को जब अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाएंगे तो चलेगा आवेश, कहाँ से, आवेशित से अनावेशित की ओर। और अगर दोनों का साइज बराबर है तो दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो उसी प्रकार का यहाँ क्वेश्चन है कि भाई ए पर ये आवेश है, बी पर ये आवेश है पहले वाले, सी अनावेशित है। तो पहले सी को ए से टच कराया, तो टच कराया तो आधा आधा दोनों के हिस्से में आ गया। तो दोनों के हिस्से में कितना आ जाएगा, 3.25 ए में आ जाएगा, 3.25 सी में आ जाएगा। अब ये जो सी वाला है ये फिर हम कहाँ ले गए, बी में। तो बी में तो ऑलरेडी आवेश था, तो सी का और बी का जुड़ जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो वो नया आवेश किस में आ जाएगा, सी में और बी में। तो बी का नया आवेश ये हो जाएगा और ए का तो ये है नया आवेश। तो नया बल निकल जाएगा आपका। तो लेकिन ये ध्यान रखना कि बराबर बराबर तब बढ़ता है जब दोनों की विमाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। अन्यथा जो है उनकी धारिता के हिसाब से बदलता है, वो हम संधारित्र वाले पार्ट में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये 3 आवेशित कण यहाँ से डाले गए, तीनों का पथ दिखा रखा आपको, और आपसे पूछा है कि किसका Q/m, किसका Q/m मैक्सिमम है, अधिकतम है। तो ये ठीक आपका उसका क्वेश्चन बन गया, किसका, प्रोजेक्टाइल का। प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, प्रोजेक्टाइल गति जो है 2 गतियों से बनी है। एक क्षैतिज गति जिसमें कोई त्वरण नहीं होता है, एक ऊर्ध्वाधर गति जिसमें त्वरण g होता है। दोनों को मिला दे तो आपकी जो है पैराबोलिक मोशन हो जाता है, प्रक्षेपक गति। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है। तो हमने पहले क्षैतिज गति ली, मान लीजिए इस वैद्युत क्षेत्र की लंबाई l थी और क्षैतिज दिशा में वेग कितना अंदर जाते समय इसका u, और कोई त्वरण नहीं है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो यहाँ से समय आ गया L/u, यहाँ पर आ गया ये समय। इतनी देर बाद ये बाहर निकलेंगे। फिर हमने ऊर्ध्वाधर गति ली। ऊर्ध्वाधर गति के लिए गए तो ये सीधे, ना ऊपर को ना नीचे को शुरू में। तो ऊर्ध्वाधर गति के लिए u 0 था। त्वरण कितना होगा, बल बटे द्रव्यमान। बल कितना लगेगा, EQ/m। और ये द्वितीय इक्वेशन में रख दिया, y = ut + ½ at²। तो इसमें रख दिया तो y आपका ये आ गया। किसका अनुक्रमानुपाती आ गया आपका, y Q/m y का अनुक्रमानुपाती आ गया। इसका मतलब जो विक्षेपित ज़्यादा होगा उसका Q/m सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग है, इसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र है।
ठीक। और आपको क्या निकालना है, इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स, ये तो हमने बोला कुल फ्लक्स ई डॉट डी एस। वैसे ज़्यादातर गॉस थ्योरम लगती है, लेकिन इसमें आपको दिया ई तो फिर हमने बोला ई तो यहाँ पे नियत है, पूरे में हर बिंदु पे एक ही जैसा ई है, तो ई बाहर ले लेंगे, और उसी दिशा में है आपका, तो थीटा यहाँ पे 0 ले लेंगे, तो कॉस थीटा इजिकल टू 1 हो जाएगा। तो ई नियत है तो बाहर आ गया। डी एस माने इसके छोटे छोटे क्षेत्रफल का सम, तो वो इसका क्षेत्रफल आ गया ए स्क्वायर, तो ये आ गया इससे गुजरने वाला फ्लक्स। और दूसरे केस में ये कितना कोण बना रहा है, 60, तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले में cos 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसकी जगह, वर्ग की जगह अगर एक क्यूब रख दिया जाए, तो देखो ना, आप घबराओ मत, ये है वर्ग, जैसे पहले निकाला था वैसे निकालो, यही आएगा ई ए स्क्वायर। तो ये तो आया बाहर जाने वाला फ्लक्स, और ऐसे आपका क्या आएगा, अंदर आने वाला फ्लक्स, इतना ही आएगा। तो जितना आ रहा है उतना जा रहा है, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। ठीक। 17वां क्वेश्चन, 17वें क्वेश्चन में फाई दिया है, आपसे क्यू पूछा है, टोटल फ्लक्स कितना दिया है वो दिया है, और क्यू पूछा है, तो फाई इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपका किसका माना जाएगा, फाई दिया है आपका, एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, तो किसका आ जाएगा, क्यू का आ जाएगा। ठीक। फिर यहाँ पर उसने ये पूछा है कि अगर कहीं पर आपका कुल आवेश शून्य है, कुल फ्लक्स शून्य है, तो क्या उसके अंदर कोई आवेश नहीं रखा है, तो ये ऐसा जरूरी नहीं है। देखो मान लीजिए द्विध्रुव रखा है, तो कुल आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू 0 हो गया, तो कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, लेकिन आवेश तो है ना उसके अंदर। तो ऐसा संभव हो सकता है कि जितना ऋणात्मक हो उतना ही धनात्मक आवेश हो, ये जरूरी नहीं कि 0 है, फ्लक्स 0 है, तो ऐसा संभव हो सकता है। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें एग्जाम्पल में करा दिया था। उसके बाद एक ही क्वेश्चन है कि भाई ये एक आपका क्या है, क्यूब है, उसके एक फलक पर, जैसे दीवार होती कमरे की, तो वहाँ पर आवेश क्यू रखा है, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स बताओ। तो हमने वैसा ही क्यूब उसके बराबर में ले लिया, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसमें बटेगा, इसमें और इसमें बटेगा, तो एक में कितना आएगा, हाफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट आ गया 21वां क्वेश्चन आपका। ये गोला है, उसकी त्रिज्या दे रखी है, उसकी सतह पे विद्युत क्षेत्र दिया, आवेश पूछा है। तो ये आपका गॉस थ्योरम का जो पहला एप्लीकेशन है उसका फॉर्मूला लग जाएगा, सतह वाला। ई आपको जो है दिया है, और आपका आर आपको दिया है, क्या निकालना है, क्यू, सीधे फॉर्मूला बेस्ड है। अगला प्रश्न आपको दिया है किसी गोले के एकांक क्षेत्रफल में आवेश, एकांक क्षेत्रफल रेट दिया है, और कुल आवेश निकालना है। तो कुल आवेश बराबर एकांक क्षेत्रफल में आवेश गुणा उसका क्षेत्रफल, ये बस आ जाएगा इसमें। और अगर हम इसका साइज बड़ा कर देंगे तो फ्लक्स में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जैसे इसमें आवेश क्यू था, तो इससे कितना फ्लक्स आ रहा था, क्यू और एप्सिलॉन नॉट, हमने इसका एरिया बड़ा कर दिया, तो अब कितना फ्लक्स आएगा, अभी भी आवेश क्यू है, तो अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो त्रिज्या बड़े करने से फ्लक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो गॉस थ्योरम का दूसरा एप्लीकेशन है उसका क्वेश्चन है। आर दिया है आपको, ई दिया है, लैम्डा पूछा है तार के कारण, तो ये फॉर्मूला होता है ई इजिकल टू 2 लैम्डा। ये 2 से हमने मल्टीप्लाई इसलिए कर लिया कि 4 एप्सिलॉन नॉट आ जाए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिससे कि हमारा इसका 1/4 पाई की हम वैल्यू रख सकें। लैम्डा आपको निकालना है, आर दिया है, ई दिया है। फिर ये वाला क्वेश्चन, ये वही सेम अप्रोच लग रही बार बार। इसमें 2 प्लेटें दे दी हैं, दोनों प्लेटों के एकांक क्षेत्रफल में इतना आवेश है, हमको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पहली प्लेट के कारण यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर भी ये रहेंगे और यहाँ पर भी ये रहेंगे, क्योंकि ये दूरी पर निर्भर नहीं करता। लेकिन अब अंतर क्या आएगा, यहाँ पर देखो, प्लस के कारण बाहर को, माइनस के कारण अंदर को, तो दिशा विपरीत है और बराबर है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, लेकिन अंदर ये प्लस को है, ये इधर को है, दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और याद रखना कि ये रिजल्ट कहाँ पर काम आएगा, आपका संधारित्र में काम आएगा। ठीक। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, वीडियो करप्ट हो गया था, इसलिए मैं आज टाइम पे इसको अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने पहले कोशिश करनी है कि ये न्यूमेरिकल आप खुद अपने आप कर सकें, उसके बाद फिर जो है मेरे बताए हुए जो तरीका है उससे फिर आपको मदद लेनी है। जो एडिशनल क्वेश्चन है उनके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आप कहेंगे तो उसको मैं एडिशनल क्वेश्चन के लिए भी वीडियो अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन हमारा जो CBSE का, जो हमारा बोर्ड का है, उतने के लिए इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। फिर भी आपको अगर कराने होंगे तो मैं वो क्वेश्चन करा दूंगा। थैंक यू।